हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है जर्नल एंट्रीज पर। इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे और लास्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फीचर्स ऑफ जर्नल, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग एंड लास्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल। ये सारा काम हम थ्योरी पढ़ते हुए प्रैक्टिकल तक ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यावसायिक सौदे को सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे ही हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं। यानी कि सबसे पहले आपके बिजनेस में जो भी लेन देन व्यवहार या ट्रांजेक्शन्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें जहां मेंशन करेंगे वही आपकी जर्नल कहलाती है। इसी के दूसरा नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल या रोजनामचा, हिंदी में से रोजनामचा भी कहते हैं, ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रतिदिन के सभी व्यावसायिक लेन देनों को तिथि अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली के निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि इस जर्नल के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम डेट को ध्यान रखेंगे कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो वो डेट वाइज होंगे सारे। और दूसरा है कि ड्यूल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे। ड्यूल सिस्टम क्या कहता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। दोनों को पहचानते हुए कि किसे अमाउंट को डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है खातों को, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्री करेंगे। पहले क्या होता था कि छोटे व्यवसाय होते थे तो ट्रांजेक्शन्स कम होते थे, तो जर्नल पर ही हमारा काम ख़त्म हो जाता था एंट्री करके। लेकिन अब जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ने लगा तो जर्नल में एंट्रीज बहुत ज़्यादा होने लगी, तो इन सभी एंट्रीज को एक साथ एक जगह लिख पाना थोड़ा मुश्किल था और लिख देने से खातों का सही जो सारांश है वो भी नहीं निकल पा रहा था। तो इसलिए आगे चल करके लेजर पोस्टिंग की जाने लगी, यानी कि हम इन सभी खातों को क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू उनके अकाउंट्स में और उसके बाद उनकी पोस्टिंग करेंगे। इसे ही हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में एक चैप्टर होगा तब हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जर्नल में आपको एंट्रीज करनी है, एंट्रीज करने के बाद में हमें लेजर बना करके उसमें अकाउंट्स ओपन करके क्लासिफिकेशन करके अकाउंट्स का उसमें पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो किस किस तरह की बुक्स हमें मेंटेन करनी है, कौन कौन से खाते हम अलग से बना करके उनमें पोस्टिंग करेंगे, ये सभी बुक्स आपकी सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानी जाती है या सहायक भैया जिन्हें हम कहते हैं। ये 8 तरह की होती हैं टोटल। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है आपके इसमें कैश बुक। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे हम उसे कैश बुक में लिखेंगे। परचेज से रिलेटेड को परचेज बुक में लिखेंगे। सेल से रिलेटेड को सेल्स बुक्स में लिखेंगे। अगर आपने कोई माल खरीद करके वापस किया है तो वो परचेज रिटर्न में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई माल रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। और BRBP लास्ट के अंदर आपका है कि जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में हम उन व्यवहारों को लिखते हैं जो ऊपर इन 7 में जो हमने बताई है इनमें से किसी में भी वो ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि कैश का भी नहीं है, परचेज का भी नहीं है, सेल्स का भी नहीं है, तो यानी कि 7 बुक्स में जो ट्रांजेक्शन नहीं लिखा गया और रह गया है और लिखना ज़रूरी है तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में शामिल करेंगे। ठीक है, अब है जर्नल की एक डेफिनेशन देख लेते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग कि रोज़नामचा या दैनिक अभिलेख प्राथमिक प्रविष्टियों की वह पुस्तक है जिसमें स्मरण बही या कच्ची बही से तिथिवार लेन देनों को लिखा जाता है। यानी कि पहले ट्रांजेक्शन्स को हम कच्ची बही के अंदर लिखते थे, रफली मतलब ऐसे ही लिख लिया करते थे, उसको फिर पक्की बही में लिखना डेट वाइज, वो भी यही आपका जर्नल कहलाता है। लिखते समय उन्हें डेबिट या क्रेडिट के रूप में भी क्लासीफाई किया जाता है ताकि बाद में उनसे लेजर पोस्टिंग करने में आसानी रहे। यही आपकी जर्नल है कार्टर के अकॉर्डिंग। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका जर्नल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देन होते ही सर्वप्रथम लिखा जाता है, इसलिए इसे हम प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। सबसे पहले हम इसी में ही एंट्री करते हैं, इसलिए इसे हम प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं। सेकेंड है कि जर्नल केवल प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक ही है। इस पुस्तक से सभी लेन देनों को लिख देने के बाद में आप लेजर पोस्टिंग करते हैं। और लेजर क्या है? एक प्रिंसिपल बुक है, प्रधान बुक। यानी कि आपने जर्नल का काम ख़त्म कर लिया, जर्नल का काम ख़त्म होते ही आप इसी जर्नल की हेल्प से लेजर करेंगे, लेजर बनाएंगे और उसके अंदर पोस्टिंग करेंगे अकाउंट्स की। तो लेजर हमारे क्या कहलाती है अकाउंटेंसी में? प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट है
जर्नल प्रतिदिन का लेखांकन रिकॉर्ड है और प्रतिदिन के लेन देनों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे अब मंथ देख लेते हैं कि जनवरी के अंदर आपने ट्रांजेक्शन किए, तो इसके अंदर कभी आप 5 तारीख को कर रहे हो, कभी 1 को कर रहे हो, 30 को कर रहे हो, 15 को कर रहे हो, इस तरीके से अलग अलग डेट में आपने मंथ में ट्रांजेक्शन किए। तो आपको एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। जैसे सबसे पहले आपने 1 तारीख को ट्रांजेक्शन किया, तो सबसे पहले जो हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे वो 1 तारीख का लिखेंगे, फिर 5 का लिखेंगे, फिर 15 का लिखेंगे और 30 का लिखेंगे। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस में आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है कि जर्नल में प्रत्येक लेन देन दोनों पहलुओं और डेबिट और क्रेडिट पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखांकन किया जाता है। इसमें ड्यूअल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं, जिसके अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं, जिसमें एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, ये हम आगे चल करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में है कि हमें नरेशन भी लिखना होता है। जैसे हमने कोई एंट्री करी, एक फॉर एग्जांपल एक एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कोई माल नगद खरीदा, इसके आपने एंट्री कर दी, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब जो खरीदा है उसको हम नरेशन के रूप में यहाँ मेंशन करेंगे। गुड्स आपने परचेज की, कितने रुपए की करी वो भी हम इसके अंदर लिख देंगे कि रुपीज़ जितने की भी करी है XYZ। तो ये जो लिखा आपने, जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि आप क्या चीज़ कितने की परचेज कर रहे हो, वही हमारी नरेशन कहलाती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि जर्नल को किस फॉर्मेट में आपको बनाना है। जर्नल के अंदर 5 कॉलम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डेट, फिर पर्टिकुलर, थर्ड है लेजर फोलियो, फोर्थ है आपका अमाउंट डेबिट और लास्ट है आपका अमाउंट क्रेडिट। नंबरिंग आपको नहीं डालनी है, नंबरिंग केवल मैंने समझाने के लिए लिखी है। आपको केवल ये डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, डेट के अंदर आपको पता ही है कि डेट वाइज जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन्स करोगे उनकी डेट यहाँ पर लिखती जानी है। और यहाँ पर आप सबसे पहले ईयर लिख दोगे, यानी कि जैसे आप 2020 के ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 2020 ऊपर लिख देंगे और फिर 2020 में जितने जिस जिस मंथ के अंदर जिस जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम यहाँ सीक्वेंस में लिख देंगे। अब 2020 अगर ख़त्म हो जाता है, लास्ट नेक्स्ट आ जाता है, तो आप फिर उस ईयर को यहाँ मेंशन करोगे और फिर उसके आगे मंथ वाइज एंटर करोगे। इस तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर में क्या होता है कि इसके अंदर जो 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन्स के अंदर 2 खाते, कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं, तो उन सभी में आपको क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे कि सेंटर में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ लिख देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है कि आप जनरल एंट्री करने के बाद में जब हम खाते बनाएंगे लेजर में और उनकी पोस्टिंग करेंगे, तो वो जिस पेज नंबर पे किया गया है वही पेज नंबर आपका लेजर फोलियो कहलाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर LF के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम LF भी लिख सकते हैं और लेजर फोलियो भी लिख सकते हैं। तो आपको ये पेज नंबर नहीं लिखना है, केवल एक फॉर्मेट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि LF के अंदर ये चीज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट डेबिट। जो भी यहाँ इस एंट्री के अंदर यहाँ पर परचेज के अंदर जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उसको अपन यहाँ शो कर देंगे, क्रेडिट में जितना हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे। ये दोनों अमाउंट हमेशा इक्वल आते हैं, इनका जब हम टोटल करेंगे तो वो भी सेम आएगा। अगर ये टोटल सेम नहीं आता है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है एंट्री करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जर्नल एंट्री करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी है, जो मैंने अभी समझा रही हूँ, जो समझा चुकी हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को ठीक से समझने के बाद ही आप एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप ये थ्योरी नहीं पढ़ोगे या नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम आएगी। अब कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो 2 खातों को छांटना। जब भी आप कोई एंट्री करोगे उसमें एंट्री करते ही डेबिट और क्रेडिट, ये 2 अकाउंट होंगे जो कि पूरे ट्रांजेक्शन्स को प्रभावित कर रहे होंगे। तो उनको सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन से वो अकाउंट है, किस कैटेगरी में वो शामिल किए जाते हैं और उन्हें क्या डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अब ये जो अकाउंट्स हैं इसको क्लासीफाई करना, किस तरीके से गोल्डन रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं, इस पर सेपरेट सेक्शन में सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के नाम से। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर के आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप इसको मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ढंग से आना चाहिए, तभी आप आगे एंट्री इजी वे में कर पाओगे। नेक्स्ट है कि जो हम पर्सनल अकाउंट लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट जैसे किसी व्यक्ति का नाम आया किसी एंट्री के अंदर, तो उसके आगे हमको अकाउंट शब्द लगाना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोहन लिखा हमने,
मोहन, तो मोहन के आगे आपको अकाउंट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्रविष्टि के बाद विवरण के खाने में एक लाइन खींचनी है। आपने कोई एंट्री करी, एंट्री के बाद में उसकी नरेशन लिखी, नरेशन लिखने के बाद में इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, ताकि ये इंडिकेट करता है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब नीचे आप लिखोगे इस लाइन के नीचे, तो वो नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सभी प्रविष्टियों के बाद जो अमाउंट होगा उसको हम डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। फिर लास्ट के अंदर हम इनका टोटल लगाएंगे। टोटल अगर आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स बाकी और आपका पेज भर चुका है तो आप ये दो टर्म यूज़ में लेंगे, एक तो होता है CF और एक होता है BF। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी कि इस पेज का जो भी पर्टिकुलर पेज है उसका टोटल आपको आगे ले जाना है, एंट्रीज और करनी है, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड लिख करके उस पूरे पेज का टोटल लगा के उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग के अंदर जो टोटल हमने पीछे लगाया था उसको सबसे ऊपर यहाँ लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे BF, मतलब पीछे से लाया गया। जैसे मान लो कि एक पेज का टोटल आपका 10,000 लिखा, तो 10,000 अमाउंट से पहले हम यहाँ लिख देंगे CF, यानी कि ये जो शेष है ये आगे ले जाया जा रहा है नेक्स्ट पेज पर। और जब नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग के अंदर हम लिखेंगे 10,000 और उससे पहले हम लिखेंगे BF, मतलब पीछे से लाया गया। ये दोनों टर्म्स लिखना ज़रूरी है। जब तक कि आपके पूरे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं हो जाते, आप सारे एंट्रीज कर नहीं लेते। लास्ट के अंदर हम ग्रैंड टोटल लगाते हैं, उसके अंदर आप ये ग्रैंड टोटल लगाने के बाद फिर आप कोई एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, फाइनल टोटल लगा दिया जाता है। लेकिन जब तक आप ग्रैंड टोटल नहीं लगाते और पेज पूरा हो जाता है तब तक आपको ये दो टर्म यूज़ में लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्डन रूल्स पे। ये वही गोल्डन रूल्स है जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मैंने बहुत अच्छे से इस पूरे रूल्स को अकाउंट के बेसिस पर बताया है, समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हो और उसके देखने के बाद ही आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे, और इस रूल्स को बहुत अच्छे से समझने के बाद ही हम एंट्रीज कर सकते हैं। हम एंट्री कर दे, हम यही नहीं समझ पा रहे पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि आपका है पर्सनल अकाउंट, जब ये पहचान जाओगे आपके पर्सनल अकाउंट कैटेगरी का है तो उस पर आपको रूल्स फॉलो करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी तरीके से रियल में करना है, रियल अकाउंट में जो वस्तु आती है उसको डेबिट करना है और जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करना है। लास्ट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम इनकम एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस उन सबको हम डेबिट करेंगे और सभी इनकम को या गेन को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब ये तीन रूल्स समझने के बाद में, और ये सभी आई होप आपको ये एंट्रीज करने से पहले ये सारे अकाउंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स पता हो, तभी ये एंट्री अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो अब ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसके अंदर आपको क्या करना है कि डेट वाइज देखो, यहाँ डेट लिखिए, ईयर लिखा है, फिर डेट लिखिए, और ये पहला ट्रांजेक्शन है आपका कि CR राम एंड सन्स स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश। इस CR राम एंड सन्स के नाम से कोई कंपनी है जिसने 50,000 रुपये लगा करके बिजनेस शुरू किया। सबसे पहला काम क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप होगी अकाउंट की पहचान करना, कि इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कौन से दो अकाउंट है जो कि डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे और किस कैटेगरी के हैं वो, और उस कैटेगरी को पहचानने के बाद में उस पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। सबसे पहला काम हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। देखो, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम कैश लेकर के आते हैं। अब उस कैश हमारे बिज़नेस के लिए तो वो कैश होती है, लेकिन उसको अकाउंटेंसी के टर्म के अंदर हम कैपिटल के रूप में इंडिकेट करते हैं कि वो कैपिटल मानी जाएगी कि इतने कैपिटल लगा करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक तो समझ में आया कि कैपिटल, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैपिटल लेकर के आओगे। कैपिटल किस रूप में लेके आ रहे हो, ये कैश के रूप में भी हो सकती है, किसी असेट्स के रूप में भी हो सकती है। आप मतलब कोई फर्नीचर लेकर के, कैश भी लिया, फर्नीचर भी लिया, सब कुछ लेकर के आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है सिर्फ कैश की। देखो लिखा हुआ भी है कैश, तो सेकंड क्या हुआ हमारे पास, कैश। तो हमें दो चीज़ पता लगी, एक तो है कैश और दूसरा है कैपिटल। ये दो खाते जो है इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित हो रहे हैं। अब हमें ये पहचाना, हमें पता लग गया कि दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। अब ये कौन सी कैटेगरी के हैं, कैपिटल पर्सनल अकाउंट कैटेगरी का होता है, और जो कैश है वो रियल में आता है क्योंकि ये आपका एसेट माना जाता है। अब पर्सनल अकाउंट कैटेगरी के अंदर के क्या रूल्स होता है कि रिसीवर द डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में क्या करते हैं कि जो असेट्स या एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हमें डेबिट करना होता है। देखो यहाँ पर लिखा है रियल अकाउंट में कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है।
जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है उसे हमें डेबिट करना है। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, किस रूप के अंदर आई, कैपिटल के रूप के अंदर आई है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी से देखा जाए तो कैपिटल क्या है, पर्सनल है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रूल्स क्या कहता है, गोल्डन रूल्स, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर गिवर कौन है, मतलब एज ए कैपिटल जो है वो गिवर के रूप में है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश माल खरीदा। ठीक है, सबसे पहले तो यहीं से पता लग गया कि एक अकाउंट तो है परचेज का। वैसे दोनों ही पता लग रहा है, इसमें कैश भी क्लियरली लिखा हुआ है और परचेज भी क्लियरली लिखा हुआ है। आपने नगद कोई खरीद करी, तो दो खाते में पता लग गया कि एक परचेज और एक कैश है। अब हमें पता लगाना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो परचेज नाम मात्र के खाते होते हैं, यानी कि नॉमिनल अकाउंट, जो किस कैटेगरी में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, और कैश क्या हो गया, अपना रियल अकाउंट हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, खर्चा किया है। खर्चा किस रूप में किया है, किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो यानी कि परचेज़ किया आपने कोई चीज़। तो जितने भी खर्चे हैं, तो खर्चे तो एक तरीके से परचेज अपने लिए, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। लॉसेस होगा, खर्चा होगा, डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आपका कैश गया है। अभी अपन ने कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली चीज़ को डेबिट करना है, लेकिन यहाँ क्या है, कैश जा रहा है, तो जाने वाली चीज़ को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्या आ जाएगा, कैश। इस तरीके से एंटर करने हैं आपको, एक एक टर्म को पहचान के अकाउंट में क्लासीफाई करके और फिर रूल्स को फॉलो करते हुए। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेम चीज़ है, परचेज यहाँ भी था, यहाँ भी है, गुड्स यहाँ भी था, यहाँ भी है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ कैश था और यहाँ क्या आ गया, सुभाष। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कैश वर्ड दिया हुआ है तो आप ये मानेंगे कि उसने नगद खरीदा है, और कैश वर्ड अगर नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने उधार पे माल खरीदा है, यानी कि क्रेडिट है। तो वही जैसे अपन ने परचेज वहाँ डेबिट किया था, तो यहाँ पर भी परचेज क्या होगा, डेबिट। उधार हो चाहे कैश हो, परचेज हमेशा डेबिट ही होता है। टू, अब यहाँ क्रेडिट नहीं लिखेंगे, क्रेडिट की जगह क्या आ जाएगा, जिससे आपने माल खरीदा है। किससे खरीदा है, सुभाष से खरीदा, तो सुभाष क्या है, हमारे लिए क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्या होता है, हमारे क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो ये सुभाष अकाउंट कितने हैं, 12,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बहुत अच्छा एंट्री है, परचेज वर्ड भी लिखा हुआ है, फर्नीचर भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा हुआ है। ठीक है, परचेज अभी तक हम दो एंट्री में परचेज लिखा हुआ था, तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया था। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ परचेज तो लिखा है, लेकिन किसके लिए लिखा है, फर्नीचर के लिए लिखा है। जब भी किसी एसेट्स के आगे आपको परचेज भी लिखा हो, तो आपको परचेज को डेबिट नहीं करना है, बल्कि असेट्स को डेबिट करना है, क्योंकि असेट्स हमारी डेबिट होती हैं और असेट्स को ही शो करना है। तो यहाँ पर हम परचेज ना लिख के किसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर को। अकाउंट डेबिट टू, कैश जा रहा है फर्नीचर को खरीदने के लिए, आप कैश दे रहे हो ना, तो कैश जा रहा है तो जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं, तो कैश जितना है उतना अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेड कैश टू सुभाष। अब आपने सुभाष को चुकाया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सुभाष क्या है, रिसीवर है, सुभाष को पैसा मिल रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल, सुभाष किसी का नाम आ गया, नाम किस में जाते हैं, पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में जाते हैं। पर्सनल अकाउंट कैटेगरी का रूल्स क्या कहता है, जो रिसीवर है उसको आपको डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, सुभाष है, तो सुभाष को क्या कर देंगे, डेबिट। टू, कैश गया ना आपको, आपने सुभाष को दिया तो कैश गया, कैश कम हो रहा है बिजनेस से, तो कैश क्या हो जाएगा, जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट कर देते हैं, सिंपल, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब आपने यहाँ माल खरीदा है, किससे, रवि से माल खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। इसका मतलब यहाँ पर भी कैश भी लिखा हुआ है। देखो, अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश वर्ड भी लिखा हुआ हो और किसी बंदे का नाम भी लिखा हुआ, मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर कैश ना लिख करके सुभाष लिखा हुआ है, यहाँ किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो हम उसे उधार मानेंगे। लेकिन यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ और कैश भी लिखा हुआ, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आपको कैश ही ट्रांजेक्शन्स को मानना है, यानी कि आप मान के चलोगे कि उसने नगद ही माल रवि से खरीदा था। अगर वो उधार खरीदता तो वो कैश वर्ड यूज़ में नहीं लेता, केवल रवि लिख देता। तो हम इसे कैश मान कर ट्रांजेक्शन करेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश, नाम ना आकर के कैश आ जाएगा, जितने से क्या है उतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, फिर से आ गया कि अब वापस इसने रवि से माल खरीदा, लेकिन इस बार इसने कैश नहीं लिखा, इसका मतलब इसने इस बार माल उधार खरीदा है, तो परचेज तो आएगा ही आएगा, अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम आ जाएगा जिससे आप माल खरीद रहे हो। बोट मशीनरी फॉर कैश, आप बिजनेस के अंदर मशीनरी लेके आए। अब यहाँ पर एक और दूसरा वर्ड लिखा है बोट लिखा है परचेज की जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बोट का मतलब भी होता है आना, कोई चीज़ कोई असेट जो है आपकी बिजनेस में आ रही है, इसका मतलब खरीद के ला रहे हो तभी तो आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज ना लेकर के मशीनरी, जब भी असेट्स की बात आएगी तो असेट्स का नाम आ जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 8000 से कैश जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है पेड रेंट, आपने रेंट चुकाया, तो सभी खर्चों को हम डेबिट करते हैं। रूल्स कौन सा कहता है आपका, नोमिनल रूल कहता है, क्योंकि यहाँ खर्चे की बात हो रही है, रेंट की बात हो रही है, तो खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने से, 400 से, सिंपल। आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, समझ में आया है मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और इसके रिगार्डिंग आपको अगर और कोई एंट्रीज जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, वैसे मैं इसका एक सेशन और लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको जो डिस्काउंट है, एक बहुत अच्छा और थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको सेपरेट ही समझाना सही रहेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। उसको मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझाऊँगी, और एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसमें, जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंट्रीज को लेंगे ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। इसका मैंने सॉल्यूशन भी नीचे दिया है, आप पहले खुद एंट्री करें, आपको नहीं आता है तो फिर आप नीचे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।